हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर एक बार हाजिर हैं। नेमसेट 2013 का पीवाईक्यू को वर्बली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो 2013 में क्वेश्चन आए हैं नेमसेट 2013 में, तो जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ 40 to 50% क्वेश्चन वर्बली आप सॉल्व कर सकते हो। यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि वर्बल कैसे सॉल्व होता है, बशर्ते आपको उस सब्जेक्ट में नॉलेज हो। अब बिना पढ़े सब्जेक्ट में तो वर्बल क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप ये जान पाओगे कि अगर उस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है, उस चैप्टर में टॉपिक में नॉलेज है, तो वर्बली क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। अगर नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में कमी है और उस कमी को दूर करना है। कैसे दूर करना है आप उसको समझ सकते हो, है ना? कैसे मदद लेना है, कैसे करना है, तो उस पर लग जाना है फिर। क्योंकि जब तक आप 40 to 50% वर्बली नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। और निकलेगा भी तो अच्छा एनआईटी नहीं मिलेगा। अच्छा एनआईटी, टॉप एनआईटी करने के लिए आपको 40 to 50% वर्बल करना ही करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। इसलिए यू हैव टू बी सीरियस। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जितना नॉलेज चाहिए उतना मेरे को आता है, उतना आपको भी आता है। अगर मान लो हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी निकालते हैं, अब उसमें क्या है, उसमें हमको थोड़ी नहीं कि सम ऑफ एन टर्म्स जीपी का हमको ज्यादा नॉलेज होगा। जितना हमको मालूम होगा, फार्मूला नॉलेज होगा, उतने आपको होगा। बट आपको सोचना कैसे है, ठीक है, और कैसे सोच करके हमें अप्रोच करना है। क्योंकि जनरली क्या है, अभी तक आदत बनी हुई है कि लोग क्या करता है, बस क्वेश्चन पढ़ेगा, उठाएगा कलम और सॉल्व करना शुरू कर देगा। तो जब हमारा काम बिना सॉल्व किए पॉकेट में हाथ डाल करके वर्बली हम कर सकते हैं, तो वर्बली कर सकते हैं तो वर्बली करेंगे। क्योंकि जब कोई चीज को वर्बल करते हैं तो स्वाभाविक है सेकंडों में होता है। तो कुछ कुछ सेकंडों में आपको 40-50% क्वेश्चन जवाब दे दोगे। यानी कुछ मिलाकर के 10-5 मिनट में हाफ ऑफ द क्वेश्चन कर लिया। और बाकी का जो है, जो क्वेश्चन में जहाँ पेन का यूज करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा लिखना होगा, कभी आधी लाइन, चौथाई लाइन, एक दो लाइन भी नहीं लिखना होता है। ठीक है, इतना ऐसा क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपको टफ लग रहा है, इसका मतलब आप उस लेवल की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, उस एंगल से सोच नहीं पा रहे हो। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को उठा के सॉल्व नहीं करना। कभी एमसीक्यू में नहीं बोलता कि ये क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, बोलता है क्वेश्चन है उसके 4 सॉल्यूशन है, 4 अल्टरनेटिव है, और कोई इसमें से एक सही होगा तो ठीक करो। तो क्वेश्चन देगा और उसका 4 में कोई एक सही आंसर भी देगा। तो आपको तो टिक करने की बात करता है। तो टिक करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम सॉल्व करें। तो आपको थोड़ा सा सोच बदलनी पड़ेगी। और नॉलेज, डीप नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि नॉलेज होगा तभी मन में वर्बल कैलकुलेट करोगे और दे पाओगे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन वर्बली कर पाते हो कब, तब जब नॉलेज अच्छा होगा। और हम आपको यही जिद दिखाने जा रहे हैं। तो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, 1 by 1 2013 निमसेट का क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। चलो मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर निमसेट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, इफ द स्ट्रेट लाइन दिस always passes through the point 1 comma -2, then ABC are in AP GP HP none of these। अब इसको मुश्किल से आपको 2 सेकंड 3 सेकंड में जवाब दोगे। कैसे दोगे? जब ये इस पॉइंट से पास होगा, इसको सेटिस्फाई करोगे। तो 1 - 2b + c = 0, यानी a + c = 2b। तो क्या होता है, अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो 2b = a + c। तो एज एंड वन यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई दिस पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन, यू विल गेट द रिलेशन 2b = a + c। तो 2b = a + c पता है आपको कि क्या होगा, एपी में होगा। अब आप बताओ, इसके लिए आपको बेसिकली करना क्या है कि ये वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर मेरे को 2-3 सेकंड लग रहा तो आपको उतने लगे, क्योंकि उसके लिए कोई डीप नॉलेज नहीं चाहिए। जितना नॉलेज इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए जितना नॉलेज हमको है, उतना ही आपको भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो अब आप देखिएगा, जब मैं दे सकता हूं तो आप भी दे सकते हो। आप फिर से समझो, जैसे क्या है कि स्ट्रेट लाइन दिस पासेस टू दिस पॉइंट इज सेटिस्फाई। जब आप इसको सेटिस्फाई कराओगे इसमें, तो a - 2b और प्लस c = 0। तो सबको पता है 2b = a + c। अगर ए बी सी ए पी में होते हैं तो 2b = a + c, जीपी में होते हैं तो b = √ac, एचपी में होते हैं तो b = ट्वाइस ac डिवाइडेड बाई a + c। अगर पढ़े होगे तो जाने होगे, नहीं पढ़े होगे तो फिर भगवान ही मालिक, फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद ये बताओ कि ये कुछ सेकंडों में जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। दे पा रहे हो
तो बस उसी एंगल से आपको सोचना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, देखते हैं दूसरा कैसे वर्बल जवाब देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, 6 फेज डाई इज ए बाइज्ड वन, है ना, ये बाइज्ड डाई है। इट इज थ्राइस मोर लाइकली टू शो एन ऑड नंबर देन टू शो एन इवन नंबर, यानी ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी का 3 टाइम्स है ना। इट इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार थ्रो किया गया, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इन द 2 थ्रोज इज इवन। इसी टाइप का एक और पहले क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू करा चुका हूं, शायद 2009 या 10 का कराया था, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था। तो पीवाईक्यू रिपीट भी होता है, तो मैं समझता हूं कि आराम से कर पाओगे। देखिएगा थोड़ा बहुत अंतर डेटा चेंज कर देता है, पैटर्न सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पी है तो ऑड आने की 3p हो जाएगी, वो x है तो 3x है। अब देखिए 6 फेज डाई इज बाइज्ड वन, इट इज थ्राइस मोर लाइकली टू शो एन ऑड नंबर देन टू शो इवन नंबर। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी p, तो इसकी 3p, तो p प्लस 3p इक्वल टू 1, क्योंकि या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा, तो इसका जो है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा, तो p इक्वल टू 1/4, यानी इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, क्योंकि वो 3 गुना है, वो 1 यूनिट है, तो ये उसका 3 गुना 3 यूनिट होगा, टोटल 4 यूनिट में, तो 3 यूनिट ऑड आने की प्रोबेबिलिटी और 1 यूनिट इवन आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये तो वर्बल है। 3/4 will be the probability of getting odd number and 1/4 will be the probability of getting even number। अगर 2 गुना होता तो 2/3 ऑड होता, 1/3 होता। अगर 2 गुना होता है, 3 गुना है तो 3 गुना x का 3x यानी 4x, यानी p का 3p, तो 4 यूनिट में 3 यूनिट ऑड और 1 यूनिट इवन, तो ये तो वर्बल है। अब कोई भी नंबर इवन आएगा, 2 बार थ्रो करेंगे, उसका सम इवन आवे, है ना। यहाँ पर दिया है इट इज थ्रोन ट्वाइस देन प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इन द 2 डाइस इज इवन। तो इवन नंबर आने का आपको सबको पता है कि जब भी 2 नंबर ऑड होगा उसका सम इवन होगा, या तो इवन होगा तभी सम इवन होगा। तो ऑड आवे या फिर इवन आवे तभी सम इवन होगा। तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू 3/4, पहला भी ऑड दूसरा भी ऑड इंटू ऑड, और मतलब प्लस, इवन इंटू इवन, 1/4 तो 3/4 मतलब 9/16, और इधर 1/4 यानी 1/16, तो 9 + 1 10, 10/16, 10/16 को आप हाफ करोगे तो 5/8, तो 5/8 वर्बल हो रहा है, ठीक है, 5/8 कहीं पे होगा, यस। देखिए फिर से एक बार बता रहा हूं कि यहाँ पर ऑड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 होगी, और इवन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 होगी, क्योंकि यहाँ पर इवन के केस में अगर p है तो ऑड के केस में 3p, इट इज इक्वल टू 1, इवन प्लस ऑड इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 1/4, है ना। p हमने मान लिया कि p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, और ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो 3 प्लस या तो ऑड होगा तो इवन होगा, सैंपल स्पेस 1 होगा। ये मन में कर सकते हो, जैसे अगर हम ये कहते कि इट इज मोर लाइकली टू शो एन ऑड नंबर, इट इज थ्राइस मोर लाइकली, अगर ट्वाइस मोर लाइकली बोलता तो p आने की प्रोबेबिलिटी, अगर इवन आने की प्रोबेबिलिटी p होती तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 2p होती, है ना, 2p होती, तो इस केस में p + 2p इज इक्वल टू 1। तो ये मन में कर सकते हैं कि अगर 2 गुना है ऑड आने की प्रोबेबिलिटी तो 2/3, और इवन आने की 1/3, और यहाँ पर 3 टाइम्स, 2 गुना क्या 3 टाइम्स है, 3 गुना है, 3 गुना है तो इसका p का 3p, तो स्वाभाविक है 3/4 एंड 1/4, तो मन में है, तो ये सब कर सकते हो। अब क्या होगा इस केस में, तब जब सम इवन आएगा तो क्या होगा कि ऑड पहला भी ऑड इंटू अगेन ऑड, और या तो फिर और इवन और या फिर इवन, तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 मन में कर सकते हो, इंटू 3/4 जो मैंने किया, और प्लस इवन आने 1/4 + 1/4 मन में कैलकुलेट कर सकते हो। ऑड इवन और इवन प्लस इवन इवन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस केस में 9/16, इधर 1/16, 16 एलसीएम लोगे तो 9 + 1 10/16, दैट इज 5/8 विल बी द आंसर। तो अब आप बताओ इसको वर्बली कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अगर ये प्रोबेबिलिटी पढ़े होगे, ठीक है, पढ़े होगे तो आप समझ रहे होगे कि ऑड आने इवन आने की वर्बली, और ये तो सबको पता है कि 2 नंबर का सम इवन
तभी आता है जब दोनों नंबर पहला दूसरा ऑड ऑड आवे या फिर पहला दूसरा इवन इवन आवे, क्योंकि ऑड प्लस ऑड विल बी इवन और इवन प्लस इवन, तो ये तो सब बताए, तो दिस एंड दिस और दिस एंड दिस, और मतलब एडिशन और एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसा हो और ऐसा हो एंड, और ऐसा हो और ऐसा हो, तो यहाँ और एंड का मीनिंग तो क्लियर होगा। तो प्रोबेबिलिटी का ये आइडिया होगा, पढ़े होगे तो वर्बल है, नहीं पढ़े होगे तो फिर आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो बट जो लोग पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे कि वर्बल कैसे है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ये भी आपका π/4 देखते उड़ा दोगे, ये इस टाइप का पहले p/q आ चुका है। जब भी इस टाइप 0 से π/2 है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, इसको i मानते हैं और अपर लिमिट माइनस x माइनस अपर लिमिट डालोगे तो cos बच जाएगा, ये cos ये साइन हो जाएगा, ऐड करोगे कैंसिल होते 1 हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, अब समझ जाओगे वर्बल कैसे है। यहाँ पर क्या है 0 से π/2 है ना, ये i रहने देते हैं, i इक्वल टू यहाँ पर अपर लिमिट अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस चलो π/2, अपर लिमिट माइनस π/2 होता है, तो π/2 माइनस x, ये cos में बदल जाएगा डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट साइन ऑफ π/2 माइनस x और प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ π/2 माइनस x। अब समझ इंटू dx, ये अपर लिमिट माइनस x जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ोगे सबको पता होगा, मैं समझता हूँ 0 to a f ऑफ x dx क्या होता है 0 to a f ऑफ a माइनस x इंटू dx, है ना, ये तो प्रॉपर्टी पढ़े होगे, उसी का यूज करें। तो आई तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा कॉस में बदलेगा, ये कॉस है साइन, तो डिनोमिनेटर दोनों सेम है, न्यूमरेटर जब ऐड करोगे साइन का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2i इट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, जब लिमिटिंग वैल्यू सेम हो डिनोमिनेटर सेम हो न्यूमरेटर विल बी एडेड, लिमिटिंग वैल्यू वही रहेगा, तो 1 dx उसको इंटीग्रेट करोगे तो π/2 तो π/4। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन हम PYQ में करा चुके हैं 2000 आपको देखो 9, 8, 9, 11 में जरूर कराएं, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप का कराएं, तो जब भी यहाँ पर अंडर रूट नहीं हो तब भी वही होगा, ठीक है 2 का पावर समथिंग। अब मेरा PYQ पहले देखोगे तो 4-5 एग्जाम्पल दे के बताया हूँ कि हर केस में यहाँ पर हर बार यहाँ पर 0 से π/2 में यहाँ पर कैसे होता है ना, बहुत सारा केस अगर हम आपको वर्बली बता दें, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ अंडर रूट हटा दो तब भी वही होगा, अगर यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन 0 से π/2 है ना 1 डिवाइडेड 1 प्लस tan x dx, इसका भी वही होगा, साइन बाई का ऊपर जाएगा cos साइन, फिर जो अप्लाई करोगे π/2 माइनस x करोगे तो साइन विल बी कन्वर्टेड टू cos, cos विल बी, तो यहाँ काट होगा तब भी होगा, ठीक है। यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया था 0 से π/2 मान लो 2 का पावर साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का पावर साइन ऑफ x प्लस 2 का पावर cos ऑफ x, फिर वही प्रॉपर्टी अपर लिमिट अप्लाई करके अपर लिमिट माइनस एस करोगे तो क्या डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा, सेम रहेगा, न्यूमरेटर में ऐड करोगे तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, हमेशा इस केस में 1 आ जाएगा 0 से π/2, इसका इंटीग्रेशन x तो अपर लिमिट माइनस 0 π/2 इधर 2i इक्वल टू जब ऐड करते हो ओरिजिनल क्वेश्चन, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ओरिजिनल i मानेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे तो i प्लस i2i, इसको पहले मैंने i मान लिया। तो मैं समझ रहा हूँ पढ़ रहे होगे या पढ़े होगे तो सबसे एलिमेंट्री, ऐसे तो बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आते ही रहते हैं, इतना आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे आसान क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आप दर्जनों किए होंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन वो वर्बली देखते ही उड़ा देना π/4 जैसे मैं किया हूँ, जो लोग पढ़ा होगा वो जान रहा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो जब पढ़ेगा तब जानेगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर जब भी tan इनवर्स समथिंग होगा तो समथिंग को तोड़ना है, ब्रेक करना tan में, और ये वर्बल हो जाएगा, इसको क्या करें हाफ एंगल में 2 sin x/2 cos x/2 1 + 2 cos स्क्वायर x/2, तो 1 जब भी cos के साथ 1 होता है तो cos को ऐसा ब्रेक करना है कि 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 और यहाँ पर एक cos का तो tan x/2, तो tan इनवर्स tan x/2 तो x/2 का डेरिवेटिव 1/2, दैट विल आंसर वर्बल है। देखिए अब मैं समझता हूँ कि f ऑफ x को आप समझिएगा tan इनवर्स, इसको ब्रेक करेंगे, जब भी tan इनवर्स होगा तो समथिंग में समथिंग को ब्रेक करेंगे सो दैट tan शुड गेट कैंसिल, अगर साइन इनवर्स होता तो साइन में ब्रेक करते, कॉट में होता तो कॉट में ब्रेक करते, तो ये तो पता है, तो साइन इसका हो जाएगा, वर्बल कर सकते हैं 2 sin हाफ एंगल फार्मूला cos ऑफ x/2, बताना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे वर्बल कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये चीज आप कर क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो हम जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। अब देखिएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos एक इसका हो जाएगा tan x/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2 दैट इज x/2, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हाफ f डैश x इज बीइंग आस्क्ड,
हाँ, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स। तो जैसे आपका tan ऑफ एक्स बाई टू आएगा, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, tan इनवर्स इंटू tan ऑफ एक्स बाई टू, तो फाइनली एक्स बाई का डेरिवेटिव 1। तो ये क्यों नहीं मन में कर सकते हो, आप खुद देखिएगा कि जैसे इसमें हम tan में बदलेंगे, ब्रेक करेंगे 2 sin x बाई टू cos x बाई टू और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 1 1 कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक cos cos कैंसिल होगा, sin बाई cos sin x बाई टू cos x बाई टू tan x बाई टू tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई टू का डेरिवेटिव x बाई टू का डेरिवेटिव हाफ। तो अब बताओ, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के लिए जितना हमको नॉलेज उतना ही आपको होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और कब नॉलेज होगा जब वो पढ़े होगे, क्योंकि बहुत बेसिक एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है, आते ही टफ क्वेश्चन आते ही नहीं। एक तो हम क्यों 50% क्वेश्चन कर पा रहे हैं वर्बली, क्योंकि निमसेट में टफ क्वेश्चन आते ही नहीं जाता, और बाकी के क्वेश्चन में थोड़ा करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी बहुत एलिमेंट्री लेवल का होता है, बस एक आधी लाइन चौथाई लाइन लिखना है, 2 शब्द लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, 2 लाइन भी नहीं लिखना होता है। तो आराम से क्वेश्चन करके कुछ देर आप सो भी सकते हो, ठीक है। 70 मिनट मिलेगा, मैं समझता हूँ 20-25 मिनट में हो जाएगा सारा, क्योंकि आधे तो 10-5 मिनट तो वर्बल हो गया, बाकी तो पढ़ो, कुछ कुछ कैलकुलेशन करो, ठीक है, तभी आधा टाइम में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। जब हम कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं, चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन आप दे, सोल्यूशन मतलब सीधा बताते हैं, गो थ्रू ऑप्शन को उठाओ और सेटिस्फाई कराओ। तो जैसे हम लोग यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और पाई डालेंगे तो cos पाई क्या करेगा, यहाँ पर 0 डालते हैं, यहाँ पर देखो मैंने 0 डाला, ये 0, तो sin 0 0 1 sin 0, तो ये तो सेटिस्फाई किया 0, पाई पर प्रॉब्लम कर देगा, पाई पर यहाँ पर साइन पाई क्या कर देगा, 0 करेगा, और ये -1 कर बैलेंस नहीं करेगा। तो पहला 0 कर रहा तो 0 वाला ये पाई बाई 2 पर 1/2 2 कर देगा, cos की वैल्यू 2 हो नहीं सकती है। पाई बाई 2 पर यहाँ पर 0 पर कर रहा था, पाई बाई 2 पे 1 कर देगा, ये भी नहीं चलेगा, थर्ड वाला है ना। x पाई बाई 2 1 + 1 2 कैसे होगा, यहाँ पर डालते हो, जैसे आप 0 डालोगे और यहाँ पर 0 डालोगे तो ये 0 ये 1, और इधर आपका 3 पाई बाई 2 यहाँ पर डालोगे x की वैल्यू तो -1 का 0 कर देगा, -1 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 0 वर्टिकल लाइन पर 0 होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व नहीं किए, हम गो थ्रू ऑप्शन गए। तो पहले 0 डाला तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो जहां जहां 0 देखेगा या तो ये करेगा या तो ये करेगा या तो ये करेगा, इसमें तो करेगा नहीं, पाई बाई 2 डाले तो 2 कर रहा है। तो अब 0 वाले में आगे वाला एंगल देखेंगे, जैसे पाई डालोगे तो यहाँ पर यही कर रहा है, क्यों, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 आपको पता होगा इतना कि 3 पाई बाई 2 मतलब 270। तो इस लाइन पर क्या करता है, जो है प्लस साइन का जो है +1 और यहाँ पे -1 देता है 3 पाई बाई 2 इतने एंगल पर, है ना, ये वाला एंगल पर, इसमें 3 पाई बाई 2, तो ये -1 करके 0 देगा और cos क्या 0 देगा। cos क्या करता है, इस पे +1, cos इस पे +1, इस पे -1, इस पे 0, और साइन क्या होगा, इस पे 0, इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो इतना तो आइडिया होगा। तो दिस इज द ओनली एंगल व्हिच विल सेटिस्फाई। तो पेन की जरूरत नहीं है, वर्बल आपको कैलकुलेट करना है और जवाब दे देना है कि कौन कौन सा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज हाउ वी अप्रोच इट। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, अगर x1 x2 आर द मीन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, है ना, दो मीन्स हैं x1 x2 बार, और x इज द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्वाभाविक इन दोनों के बीच में होगा। अब बीच में तो कोई जोड़ने के बीचों बीच में होगा, है ना। मान लो 9th क्लास के बच्चे हैं 50, उनका एवरेज एज जो है 14 साल है, और 12th क्लास के बच्चे हैं मान लो 30, इधर 50 इधर 30, उनका एवरेज एज 17 साल। जब दोनों को मर्ज करेंगे तो यहाँ पर 50 बच्चे, यहाँ 12th के 30 बच्चे, 80 बच्चे हो गए, तो उनका जो एवरेज एज होगा वो बीचों बीच में नहीं होगा, यहाँ स्ट्रेंथ अलग है, 50 है और यहाँ पर 20 है, ठीक है, बराबर बराबर नहीं है कि स्ट्रेंथ बराबर बराबर हो तो उनका एवरेज निकालेंगे, तो स्ट्रेंथ तो अलग अलग हो सकती है। तो इसीलिए बट ये तो जरूरी है कि दोनों के बीच में होगा, कि अगर x1 बार जो है यहाँ पर 9th क्लास वाले बच्चों का एवरेज एज का मीन है, और x2 बार मान लो 12th क्लास के बच्चे का, तो अगर बच्चे बराबर बराबर होते तब तो मिडिल होता, तो बच्चे कम ज़्यादा हैं तो बीच में तो होगा। जब दोनों क्लास को मर्ज कर दोगे तो जो कंबाइंड मीन आएगा, कंबाइंड मीन ऑफ द ऑल द स्टूडेंट ऑफ 9th एंड 12th क्लास स्टूडेंट, तो दोनों के बीच में कहीं पे होगा, 14 और 17 के बीच में होगा। जब इक्वल नहीं है तो
तो फिर बराबर बीचों बीच में तो नहीं होगा। तो बस लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस केस में ये वाला सही होगा, क्योंकि बीच में कहीं पर भी हो सकता है। देखिएगा x1 x2 आर द मीन्स ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ तो नहीं दिया है कि ये वाले ग्रुप पे स्ट्रेंथ बराबर है, तो अनइक्वल हो सकता है। लेकिन ये बट नेचुरल है कि दो अलग अलग का हम मर्ज करेंगे तो कंबाइंड जो मीन आएगा दोनों के इंटरवल बीचों में, इंटरवल में कहीं पर भी हो सकता है। जब स्ट्रेंथ इक्वल होगा, दोनों ग्रुप का साइज इक्वल होगा, तभी मिडिल वाला होगा, बीचों बीच में होगा। साइज इक्वल की बात नहीं कर रहा है बट, तो इसलिए ये होगा। वर्बल है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और आपको इसमें कोई पेन का चलाने की, यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो समझ रहे होगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व मॉड ऑफ एक्स, बहुत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका ये 4 लाइन रिप्रेजेंट करता है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन 1 और माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि ये प्लस माइनस लेगा तो ये स्क्वायर बनेगा, जिसका जो है इंटरसेप्ट 1 1 बनाएगा, तो साइड अंडर रूट 2 की स्क्वायर, साइड स्क्वायर 2 विल बी द आंसर। तो ये आप समझ रहे हो कि करे होगे लोकस ऑफ ए पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन किए होगे, लोकस ऑफ ए पॉइंट इट मूव्स इन ए प्लेन सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। पॉइंट को ऐसा मूव करावें कि उस पॉइंट की एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी का सम क्या हो, 1 हो। तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि किसी पॉइंट की एक्सिस से दूरी इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो दिन दोनों का सम 1 हो। मैं बता रहा हूँ। तो इसमें से देखिए ये 4 लाइन होगी, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगी, x माइनस वाई इक्वल टू 1 होगी, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि दोनों प्लस माइनस लेगा, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। 4 लाइन इसको ट्रेस करोगे तो ऐसे ऐसे और यहाँ पर ऐसे और ऐसे स्क्वायर बनेगा, ये सब 1 1 ये तो अंडर रूट 2 होगा, तो साइड स्क्वायर दैट इज 2। तो ये चीज़ तो बहुत कॉमन है, ठीक है, ये पढ़े होगे, लोकस ऑफ ए पॉइंट कोऑर्डिनेट में भी पढ़े होगे, और ऐसे भी पढ़ोगे प्लस माइनस लेता है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रेस करते हैं, 4 लाइन को कैसे ट्रेस करेंगे, मन में कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हो। वर्बल कैलकुलेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पढ़े होगे तो जाने होगे, है ना। कैसे कैसे होगा, 1 अंडर रूट 2 साइड स्क्वायर में, अगर ये इक्वल अनइक्वल इंटरसेक्ट होता है, अगर इसके कोफिशिएंट एक्स वाई के डिफरेंट होते तो ये रोमस बनाता, फिर एक ट्रायंगल के एरिया डिवाइडेड बाय दिस। वैसे एक पढ़े होगे, अगर कोई, मैं एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे चल करके कुछ चेंज कर दें, आप कुछ ए भी कर दें। लेट मी टेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। अगर हम कहते हैं a इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस b इंटू मॉड ऑफ वाई प्लस c इक्वल टू 0, या प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, तो एरिया इनक्लोज बाय दीज 4 लाइन्स, ठीक है, हो जाएगा 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाई ab। मेक इट नोट हियर, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ भी सी हो सकता है, सी को डालो 1, तो अब इसमें डालोगे तो 2 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, तो 2 विल बी द आंसर। तो क्योंकि यहाँ ए बी सी ऑल आर 1 1 1, ए बी सी ऑल आर 1 1 1, तो डालोगे तो यहाँ पर 2 विल बी द आंसर। तो अगर डिफरेंट होता तो रोमस बनाता है, तो ये याद रखिएगा 2c स्क्वायर बाई ए बी, जो आपको बताया गया होगा जब पढ़े होगे कि ये 4 लाइन में कैसे कैसे इंटरसेक्ट बनाएगा, है ना। तो इस केस में यहाँ पर c बाई ए सी बाई बी हो गया, यहाँ पर माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी, तो एक ट्रायंगल के एरिया निकाल करके 4 गुना करोगे तो पूरे का रोमस का आ जाएगा। और अगर ए बी बराबर है तो रोमस विल बिकम रोमस विल बिकम स्क्वायर। अगर ए बी कोफिशिएंट यहाँ पर बराबर है ए बी, ठीक है, तो हमेशा स्क्वायर बनेगा, और डिफरेंट है तो रोमस बनेगा। तो इसका भी याद कर सकते हो, नहीं तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़े होगे तो बता रहे हैं तभी कर पाओगे, अगर ये नहीं जान पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता इस कोऑर्डिनेट में, इस सब चीज़ में आपको बहुत सीरियस हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़े दिन बचे हैं एग्जाम के। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, फाइंड द पॉइंट एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व हैज द स्लोप दिस, यानी कोई ये कर्व है, इस कर्व पर किस पॉइंट पर स्लोप जो है ये 2/3 हो। कितना आसान, पहली बात तो पॉइंट सेटिस्फाई ऑन द लाइन, ऑन द कर्व। भाई जब कोई कर्व होगा, अब कोई कर्व होगा और किसी पॉइंट पर जब टेंजेंट की बात करेंगे, है ना, तो वो पॉइंट इट मस्ट लाई ऑन द कर्व, कर्व ये है, तो स्वाभाविक है पहले देख लो कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हो सकता है उसी से काम हो जाएगा। 3 3 डालोगे तो 3 डालोगे तो यहाँ आपका 12 3 गया 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 2 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। 3 डालने पे 2 आ रहा है, 3 डालने पे 2 आ रहा है, दिस इज द, इसमें बाकी नहीं आएगा। 2 में कैसे आएगा, इसमें कैसे आएगा, जब 3 डालोगे तो 2 आ रहा है, तो दिस इज द ओनली पॉइंट सेटिस्फाइंग, यूनिक आंसर मिल गया। अब दूसरी बात है, जरूरत ही नहीं, क्योंकि नन ऑफ दीज होता या 2 पॉइंट मिलते तब तो हम दूसरा फुलफिल करते, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और इसको डिफ्रेंशिएट करके ऑप्शन को उठाओ, देखो इसमें
2/3 कब देगा? जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो साफ है 1/2, ठीक है, अंडर रूट 4x माइनस 3 और इंटू 4, ये तो 0 हो जाएगा। और इसका जब करोगे तो 4 1/2 और अंडर रूट दिस और इंटू 4, तो 2/√, हो जाएगा। 2 न्यूमरेटर में अंडर रूट, जब इसको डालोगे, क्या डालोगे, 3 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2/3। तो 2/3 इसका स्लोप है। मैं समझ रहा हूँ कि देखो अब वर्बल कर सकते हो। लेट मी डू इट। dy/dx इजिकल टू इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3 और इंटू 4, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर देखोगे ये कैंसिल होकर के कैंसिल करके यहाँ कैंसिल करके 2 कर देगा, और ये पॉइंट को डालोगे 3 2 डालोगे, जैसे 3 डालोगे तो 2/3 आ जाएगा। 12 में 3 गया 9, 9 के स्क्वायर रूट 2/3 आ गया। तो इसकी जरूरत वैसे नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने जब पॉइंट को सेटिस्फाई, दिस इज द ओनली पॉइंट व्हिच इज लाइंग ऑन द कर्व, है ना, दिस इज द ओनली पॉइंट जो 3, 2 जो बाकी पॉइंट ही नहीं सेटिस्फाई करा, तो बोथ द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। तो एक एक कंडीशन से हमको यूनिक आंसर मिल गया। दो होते अल्टरनेटिव, तब हम दूसरा कंडीशन करते कि भाई स्लोप देखते कि इस पॉइंट पर स्लोप 2/3 दे रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करो आप और पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करो, देखो स्लोप क्या आ रहा है। तो ये कब करते, जब हमारे पास ऐसे दो ऑप्शन मैच करते हैं, तो एक ही यूनिक, दिस द ओनली पॉइंट, रेस्ट ऑफ द पॉइंट आर नॉट सेटिस्फाइड। तो पॉइंट मस्ट बी ऑन द कर्व from what the tangent is done, at the same time slope at that particular point should give 2/3। तो these two things can be done verbally। हम तो verbally कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट करके कर पा रहे हैं। देखो 1/2 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में यही रहेगा इंटू 4, तो 4 का कैंसिल करोगे तो ऊपर चलेगा 2 ये वाला अंडर रूट 4x माइनस। अब इसको डाल करके चेक कर, ठीक है। तो इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब पॉइंट यूनिक नहीं मिलेगा तब। तो यूनिक मिल गया तो बात खत्म, नन ऑफ दीज है नहीं, यूनिक पॉइंट है। तो मैं समझ रहा हूँ कि वर्बल हो रहा है। कोई भी जितना भी क्वेश्चन है सब आपको वर्बली बता रहा हूँ कि आपको बिना पेन के आप कैसे वर्बली, आप बस पढ़ो समझो मन में कैलकुलेट करो आंसर दो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अटल स्पीक द ट्रूथ इन 70% एंड जॉर्ज स्पीक द ट्रूथ इन 60% केसेस, ठीक है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। कंट्राडिक्ट मतलब ये सही बोले तो वो गलत बोले, या वो गलत बोले तो सही बोले, तो कंट्राडिक्ट टू ईच अदर है। एक ही चीज बोलेंगे तो या तो दोनों सही बोले या तो दोनों गलत बोले, तो इसका सही तो उसका गलत, इसका गलत तो उसका सही, कितना आसान है। तो सही बोलने का, अगर अटल सही बोलेगा तो 70% मतलब 70/100 मतलब 7/10, तो ये सही बोलेगा तो वो झूठ बोलेगा तो 40%, तो 40% मतलब 4/10। तो 4 न्यूमरेटर में 4 × 7 28 डिवाइडेड बाई 100, 10 × 10, और प्लस इसको गलत कर दो, इसको 3 कर दो और उसको सही कर दो 6, 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 100। तो उधर न्यूमरेटर में 18 था और इधर यहाँ पर कितना बचा था, इसको सही उसका गलत 28, 18 28 कितना हो जाएगा 46, 46 डिवाइडेड बाई 100, तो कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 46 डिवाइडेड बाई 100 का 23/50 विल बी द आंसर। मन में हो सकता है, देखिए इसका ट्रुथ बोलेगा तो 70 का मतलब 7/10, तो वो फाल्स बोले तभी कंट्राडिक्ट हो गया, नहीं 4/10। 40% मतलब 40/100 का मतलब 4/10 है ना। या तो फिर ये गलत बोले 3/10, झूठ बोले, और वो सही बोले 60% 6/10। तो देखो यहाँ पर यही मैंने कैलकुलेट किया, दोनों में 10 10 100 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर 7 × 4 28 और इधर 18 18 28 46 46 डिवाइडेड बाई 100, तो कैंसिल करोगे तो 23 डिवाइडेड बाई 50। तो ये किया जा सकता है वर्बल, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट कि दिस कैन नॉट बी डन वर्बली। थोड़ा सा कैलकुलेशन है कि क्या हो रहा है, जब इसका क्वेश्चन का कांसेप्ट क्लियर है कि क्या हो रहा है, ये सही वो गलत, वो गलत ये सही, तो आपको दिमाग में लग जाएगा क्या क्या हो जाएगा, मन में कैलकुलेट कर लेना। जैसे प्रोबेबिलिटी वाला भी किए थे 3/4 3/4 प्लस 1/4 मन में किए थे, ऐसे ये भी कौन सी बड़ी बात है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए यहाँ पर ये इनफाइनाइट सीरीज है, बेसिस सेम एक्सपोनेंट विल बी एडेड, तो सम अप टू इंफिनिटी जीपी ए डिवाइडेड 1 माइनस आर, एक मतलब 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो आल्सो 1/3, तो 2/3 तो कैंसिल 2 2 हो जाएगा, तो 9 टू पावर 1/2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी द आंसर। अभी कर सकते हो, देखो कैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर बेसिस सेम एक्सपोनेंट विल बी एडेड, 9 पावर 1/3 प्लस 1/9 और प्लस 1/27, दिस में अप टू इंफिनिटी चलेगा, और यहाँ पर क्या होगा 9 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, तो इज इक्वल टू 9 पावर 1/2, ये तो मैंने किया। यहाँ पर आ जाएगा 2/3, 3 3 कैंसिल 1/2, तो दैट इज 3, तो 9 पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3, तो
दिस कैन इजिली बी डन, दिस कैन इजिली बी डन। इसको आप आराम से इजिली कर सकते हो। अब खुद सोचो कि जीपी में क्या होगा, है ना, ये मन में कर सकते हो। पहला टर्म गामा रेशियो, तो 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, तो 2/3, तो 3 तो नियम में तो दोनों कैंसिल हो गए, तो 1/2 बचा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 93। अब बताओ इस जीपी का जवाब देने के लिए क्या हमको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा तब हम जवाब दे पाएंगे? जितना इस क्वेश्चन में नॉलेज की जरूरत है, जीपी का जो नॉलेज की जरूरत है, जितना हमको आता उतने आपको होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जितना हमको आता है, जिस उतना ही आपको आता होगा, तो भाई समय भी उतना लगना चाहिए। ठीक, हमको मालूम कुछ ज्यादा आता है तो दूसरे क्वेश्चन के लिए ज्यादा आता होगा। इस क्वेश्चन के लिए तो उतना ही नॉलेज चाहिए जितना आपको चाहिए, उतना हमको। चलो हम लोग मूव करते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए ये तो आपको पढ़ाया गया होगा, पढ़े भी होंगे। जब भी कोई ऑड पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री, तो मैक्सिमम मिनिमम होता नहीं, क्योंकि अपर लिमिट नहीं होती। जैसे क्यूबिक है, आप इसको ट्रेसिंग भी करोगे तो इस केस में जैसे ऐसे करोगे, मालूम जाएगा रफली 3 बार कट कराओगे, 1 2 3 हो गया, तो ना अपर लिमिट होगी इसकी ना लोअर लिमिट होगी, कभी मैक्सिमम मिनिमा होता नहीं है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल 8 डिग्री का है तो इसका एक प्लस इन्फिनिटी, दूसरा इन माइनस इन्फिनिटी, 3 बार कट कराओगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 रूट आएंगे। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम विल नॉट एग्जिस्ट, इसलिए नन ऑफ दीज विल बी। ये तो बेसिक फंडामेंटल है, देखते उड़ा देना है, किसको कुछ हुआ ही नहीं। मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑड फंक्शन, जब भी कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो उसका मिनिमा मैक्सिमा प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता, मतलब रियल में होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि कर्व वैसे ही कट करेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर की ओर बनेगा तो मिनिमम देगा, नीचे को बनेगा तो मैक्सिमम, वो चीज बता चुका हूँ, है ना। तो ये तो देखते ही बस देखना, जवाब दे देना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब इफ log ऑफ दिस इक्वल टू दिस, log ऑफ दिस इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या निकले, y इक्वल टू x टू द पावर 100, x पावर 100। ठीक है, और यहाँ पर x वैल्यू क्या है, 2 पावर 100। अब 2 पावर 100 में हम यहाँ पर वहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, x पावर 100 तो 10 भी आ जाके 2 क्यूब आ जाएगा। देखो कितना आसान मन में। जैसे इसमें क्या है, x इक्वल टू निकला है 2 का पावर 10, और यहाँ पर y इक्वल टू चाहिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा कि x पावर 100, है ना। तो यहाँ पर 2 का पावर 10 का पावर 100 एज पर द इंडिसेस ला मल्टीप्लाई करो, 3 0 हो जाएगा। यही तो मन में किया मैंने, यही तो मैंने मन में किया। देखिए x इक्वल टू 2 पावर 10 हो गया, मन में कर लिया। तो यही यहाँ पर y इक्वल टू x टू द पावर 100, तो x पावर 100 तो x वैल्यू 2 का पावर 10 का पावर 100, तो 2 पावर 10 100, यही मन में कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 0 आ जाएंगे। जब हम कर सकते तो आप क्यों नहीं? लॉज ऑफ इंडिसेस 9th क्लास की चीज पता होगा, ये मल्टीप्लाई होता है, लॉग तो पता होगा कैसे क्या होता है। जब आप एक्सपोनेंट से बदलोगे, x इक्वल टू बेस टू पावर दिस, y इक्वल टू x टू पावर दिस, तो इस x की वैल्यू उसमें मन में रखो। इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। हाँ टफ होता तो मानते कि भाई पेन की जरूरत पड़ेगा, जो मन में कर पा रहे हैं इसलिए कर पा रहे हैं। जब हम कर पा रहे हैं तो आप भी कर पा रहे हो। ऐसा नहीं हमको कोई आंसर याद है, ऐसा कुछ याद है, बस हमको मालूम है कि कैसे वैल्यू इसमें रख सकते हो कर लिया मन में कैलकुलेशन। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या है, द इक्वेशन ऑफ the line parallel to the line this and passes to the midpoint of the segment of line joining the point this and this। अच्छा, 2.13 और 1-7 के मिड पॉइंट से गुजरे और इसके क्या हो, इस लाइन के पैरेलल हो। तो इस लाइन के पैरेलल तो स्लोप सेम होना पड़ेगा, 2x minus 3y, तो 2x minus 3y minus 4 2x minus 3, my goodness, all the four are having the same slope। तो ऑल द लाइन ये जो है इसके पैरेलल है। लेकिन दूसरा पॉइंट कि क्या कह रहा है कि पैरेलल हो, साथ साथ इन दोनों के मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट वर्बल निकालोगे, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 1, और -7 और +3 डिवाइडेड बाई 2 तो -2, तो 1 कामा -2 इधर मिड पॉइंट। बताओ वर्बल निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओ। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, तो इन दोनों का मिड पॉइंट आपको 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, और आपका 3 और -7 तो -2 -4 आया, -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, तो मिड पॉइंट आया 1 कामा -2। 1 कामा -2 सेटिस्फाई करो, 1 कामा -2 सेटिस्फाई करोगे, 1 कामा -2, तो इसमें आपका नहीं, तो 8 हो जाएगा, नहीं 4 है नहीं चलेगा। इसमें सेटिस्फाई करोगे 8 हो जाएगा, नहीं चलेगा। इसमें 8 - 8 ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो 16 हो जाएगा। तो देखो 1 कामा माइनस इसका जो मिड पॉइंट है इन दोनों का मिड पॉइंट आप देखेगा, है ना। तो यहाँ पर
1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 मन में, और यहाँ पर 3 और -7, अरे 3 - 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 कामा -2 हुआ, तो 1 कामा -2 इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस वन। मन में कर लिया, तो मन में आप मिड पॉइंट निकालोगे, है ना, क्योंकि भाई उसके पहले तो चारों लाइन हो गई, तो अब यूनिक आंसर तो मिला नहीं। एट द सेम टाइम इन दोनों का मिड पॉइंट जब हम किया तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2, तो 1 कामा -2 ये भी मन में वर्बली किया, और 1 कामा -2 देखो दिस इज द ओनली इक्वेशन, क्योंकि 1 और -2 -1 प्लस हो जाएगा 6, तो 2 और +6 8 हो जाएगा, 8 -8 कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ तो उस केस में वही लिखा हुआ है, तो +8 जो दे, ये +8 दे रहा है, लेकिन यहाँ -4 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +8 16 हो जाएगा, तो दिस द ओनली ऑप्शन। तो मन में मिड पॉइंट निकाल करके सेटिस्फाई करा दो, आंसर हो गया। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिविटी लेस देन 1000 दैट कैन कंटेन द डिजिट 1। देखिए पहली बात तो सारे नंबर 3 डिजिट नंबर, तो उसमें 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट जितना भी होगा, आप 0 से 10 तक सारा ले लो, 0 से 10 तक सेटिस्फाई कराओगे, तो 0 जब एक्सट्रीम आएगा, है ना, 0 2 0 आएगा, फिर कुछ आएगा तो सिंगल डिजिट बनेगा, जब एक 0 आएगा तो नहीं आएगा तो 3 डिजिट नंबर बनेगा, तो टोटल 10 × 10 × 10 10 क्यूब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। और उसमें 1 क्या करेंगे, 1 जरूर है, तो 1 को अगर हटा दो तो 9 डिजिट बचे, तो 9 × 9 × 9, तो इस पर हो जाएगा 9 क्यूब, तो 1 जरूर है, क्या 1 को रखना ही है ना, 1 को रखना है, बाकी 9 डिजिट में 9 × 9 × 9, उसमें सारा जब 0 रहेगा लेफ्ट में तो आपका 2 0 रहेगा तो यूनिट डिजिट, 1 0 रहेगा तो 10 डिजिट, नहीं रहेगा तो 3 डिजिट, क्योंकि सारे की बात कर रहा है, तो 10³ - 9³ विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। 1 से लेकर के 1000 के पहले तक, क्योंकि इसमें डिजिट होते हैं 0 1 2 अप टू 999, इतने नंबर होंगे, 1000 नंबर हुए सारे, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं 1000, 10 × 10 × 10 सारा कर लेंगे। अब 10 × 10 में तो ब्लॉक भरोगे, इसमें सारा केस आ गया, सारा केस आ जाएगा, केस आ जाएगा जब, क्योंकि कोई नंबर कितने बार रिपीट कर सकते हो, जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे रिपीटिशन इज अलाउड, सारा नंबर होगा, है ना। तो यहाँ पर 0 0 0 कुछ होगा तो भी सिंगल डिजिट होगा, से 1 0 होगा, बाकी होगा, नहीं होगा तो 3 डिजिट, तो 0 मान करके जहाँ जाना जाने दो, वो अपने आप सिंगल डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट सब बना देगा। और जब 1 इज ऑलवेज इंक्लूडेड, वो वाला केस हम रखेंगे, तो 9 डिजिट बचेगा, तो 9 × 9 × 9 0 के साथ मिला करके, तो हम टोटल में ये वाला हटा लेंगे, जिसमें 1 ना रहे तो 1 रहने वाला हो जाएगा, 1 इज ऑलवेज बी देयर, तो वही चीज हम लोग यूज करेंगे। मैं समझता हूँ कि पढ़ोगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो फिर जब पढ़ोगे तब जानोगे, बट वर्बल है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि द लाइन दिस एंड दिस आर टेंजेंट टू द सेम सर्किल, देन रेडियस ऑफ द सर्किल। देखिए किसी सर्किल की 2 टेंजेंट है और रेडियस पूछेगा तो ये डायगोनली अपोजिट होगा, तभी जो है ये संभव है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में डायगोनली अपोजिट होगा, तभी संभव है, नहीं तो असंभव नहीं। अगर ये ऑब्लिक होती दोनों लाइन स्लोप बराबर नहीं होते, ठीक है, तो ये संभव ही नहीं था क्वेश्चन का जवाब देना। अभी मैं ट्रेसिंग करके बताऊंगा। तो अब ये एक्सट्रीमिटी ऑफ डायमीटर, किसी सर्किल के डायमीटर के एक्सट्रीमिटी से टेंजेंट ड्रा करते हो तो पैरेलल होती है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, डायमीटर, उसका आधा का लेना। अब इनके बीच की दूरी क्या करोगे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो 4/5 0 0 सेटिस्फाई किया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय √3² 4² 5 हो जाएगा, और ये -7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 √6² 8², तो 4/5 और -7/10, तो 4/5 को मैंने 8/10 कर लिया, 8/10 और -7/10। अब दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकालेंगे, अपोजिट साइन है कि एक उधर होगी एक उधर होगी, तो कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 डिवाइडेड बाई 10, 15 डिवाइडेड बाई 10 को कैंसिल करेंगे, 3/2 आएगा, तो 3/2 आएगा तो डायमीटर होगा, लेकिन यहाँ पूछा रेडियस, तो 3/2 का आधा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। दैट विल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो कैसे वर्बली कर पाओगे, जब भी ये संभव है। इस क्वेश्चन में कह रहा कि 2 टेंजेंट है, यहाँ पैरेलल है, तो ये एक टेंजेंट है और एक पैरेलल तभी होगा जब ये डायगोनली अपोजिट हो, तो इन पैरेलल इनके बीच की दूरी ही डायमीटर, उसका आधा कर लेंगे। और अगर नॉन पैरेलल होंगी, मान लो इंटरसेक्टिंग होंगी, तो किस सर्किल का रेडियस, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो नॉन पैरेलल देगा तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, जब जवाब दिया जा सकता है। ये पैरेलल होगा तभी जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। तो बस इनके बीच की दूरी तो सबको पता होगा कि
हम लोग दो पैरेलल के बीच की दूरी के 3-4 मेथड बताते हैं, उसमें से एक मेथड है जी ओरिजिन से परपेंडिकुलर दोनों में डाप करके डिफरेंस निकालो। तो यहाँ पर 4/5 का 4/5, क्योंकि यहाँ पर 7 - 7/10 आ रहा है, तो 4/5 को 2 से 4/5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2/2 से एक तरीके से, तो 8/10, और इधर -7/10 आया। तो यहाँ पर अपोजिट साइन आया, इसका मतलब क्या है कि एक पैरेलल लाइन इधर होगी, एक इधर होगी, तो ऐड हो जाएगा, है ना। इसका दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करोगे, तो 15 कुल मिला के डिफरेंस जब आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 15/10 आ जाएगा। 15/10 मतलब 3/2, तो सब वर्बल है। 3/2, 3/2 तो इसका डायमीटर हुआ, इसका आधा करोगे 3/4, क्योंकि रेडियस इज बीइंग हाफ ऑफ द डायमीटर, है ना। तो ये चीज समझ रहे होगे कि ये चीज जब पैरेलल होगा तो कोई भी हम यहाँ पर डायमीटर लेंगे, उसके एक्सट्रीमिटी से ड्रा करेंगे, टेंजेंट तो पैरेलल हो, है ना। तो डायमीटर काम, तो यहाँ पर कुल मिला करके सेपरेशन बिटवीन द टू डिस्टेंस, टू पैरेलल लाइन निकालना है, जो कि वर्बल है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्राप करके कैलकुलेट करो, एलसीएम ले लो, तो 4/5 - 7/10, इसका मैंने 8/10 करके एलसीएम बराबर कर लिया 10 10। उधर अपोजिट साइन है तो क्या होगा, अपने आप ऐड कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस करके प्लस कर देगा, क्योंकि अपोजिट साइन का मतलब एक इधर होगा एक इधर होगा, और सेम होता तो डिफरेंस कर देता, दोनों पॉजिटिव आता है दोनों निगेटिव आता तो अपने आप घटा देता। तो जो काम करना है कर लेगा। मैं समझता हूँ थ्योरी पढ़े होगे तो जान रहे होगे, अब नहीं पढ़े होगे तो ऊपर से निकल रहा होगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस, है ना। यहाँ पर देखिए ए कॉस एक्स, तो इसका स्क्वायरिंग एडिंग करो, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो जैसे स्क्वायरिंग एडिंग करोगे, ये मान लो दिस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इसमें जब स्क्वायर करके मतलब ऐड करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर को 1 हो जाएगा, और फिर इधर आपका 1 साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर प्लस 1 उधर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क, बी स्क्वायर घट जाएगा, तो स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, आई थिंक स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें हो जाएगा। देखो मैं समझ रहा हूँ, समझ जाओगे। हम मन में क्या किए, साइन ऑफ एक्स प्लस ए कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी दिया हुआ है ना, और दूसरा दिया है यहाँ पर मॉड है, स्क्वायर करो तो मॉड अपने आप हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइन ऑफ एक्स और माइनस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही पूछा जा रहा है। जहाँ स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो देखिए क्या ये मिला करके यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अगेन प्लस 1 आ गया, और इसका प्लस 2ab और इसका -2b कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या हुआ, बी स्क्वायर और प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये आ जाएगा इधर, है ना। ये आपका स्क्वायरिंग और एडिंग किया, नंबर 1 स्क्वायर नंबर 2 स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, के ले लेते, चलो के ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। मान लेते हैं के पूछा जा रहा है, तो इधर आपका बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, तो जैसे इसको इसमें लाओगे तो घटा करके अंडर रूट, बस हो गया, यही पूछा जा रहा है के वैल्यू। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत किए होंगे, 11th में एकदम एलिमेंट्री लेवल का बेसिक का सब बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे आते रहते हैं, के ही हो गए, हर बुक में बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है। जहाँ स्क्वायर ऐड करो तो मन में कर लो कि भाई ये स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आपका 1 कर देगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसका प्लस 2ab इसका -2b कैंसिल हो जाएगा, तो इधर ए स्क्वायर प्लस 1 और उधर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के इक्वल आ गए, दिस इज व्हाट वी हैव डन, ठीक है। पढ़े होगे पॉइंट रेशियो आइडेंटिटी पहला चैप्टर, तो 10th लेवल की चीज है एक तरीके से मान के चलो। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। The total number of numbers that can be found using the digits 3, 5 and 6 only if no repetition are allowed. इन्हीं डिजिट की मदद से हमें बनाना है ना। तो ऐसा तो नहीं कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर बनाना है, ये तो नहीं कह रहा है, तो इसमें सिंगल डिजिट बनेगा, 2 डिजिट बनेगा, 3 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ नंबर दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट। तो सिंगल सिंगल वाले 3 होंगे, 2 वाले 3p2, 3p2 मतलब 6, और तीनों 3p3 अगेन 6, तो 6 + 6 + 3 15, 15 दिस विल दे सर वर्बल है। देखिए यहाँ पर सिंगल डिजिट वाले 3 होंगे, और सिंगल डिजिट वाले 3 होंगे, या तो 3 होगा तो 5 सिंगल, 2 वाले 2 वाले हो जाएंगे 3p2 अगेन 6, और 3 डिजिट वाले जो हो जाएंगे 3p3 का मतलब फैक्टोरियल 3 दैट इज अगेन 6। तो ये सबको ऐड करोगे तो कुल मिला के 15 आ जाएगा, 2 को लेकर के 3 लेकर के, और सिंगल। तो सिंगल डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट सारा ऐड किया तो 2 + 6 + 6 3 + 6 + 6 कुल मिला करके सिंगल वाले डिजिट 3 रख दिया,
एक डिजिट हो गया, 5 लग दिया सिंगल सिंगल वाले। अब दो दो वाले इनका कॉम्बिनेशन करोगे, अरेंजमेंट करोगे 3p2, है ना। तो पहला हम 3 तरीके से कोई भी कर सकते हैं, फिर 2 से 2 तरीके से 6 हो जाएगा, और फिर तीनों तीनों लोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अगेन 6 आ जाएगा। समझ रहे होगे। तो परमिटेशन का जब नंबर बनाते हैं तो परमिटेशन यूज होता है, क्योंकि यहाँ पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी अरेंजमेंट 2 2 करेंगे, 6 अरेंजमेंट करेंगे, है ना। ABC 3 नंबर है अगर, तो AB BC CA जो भी होता इंटरचेंज करोगे तो नया नया बनेगा। तो यहाँ पर 2 2 का पेयरिंग का अरेंजमेंट, और 3 3 का, और सिंगल सिंगल का। तो सिंगल डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट सब जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ नंबर यूजिंग द डिजिट दिस, है ना। तो कुल मिलाकर के 15 हो जाएगा। समझ रहे होगे इस चीज़ को, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 fair dice are tossed, what is the probability that the total score is a prime number। यहाँ पर थोड़ा दिमाग आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब दो इसमें डाई को थ्रो करते हैं तो उनका जो सम आता है वो 2 से 12 तक आएगा। मिनिमम 1 + 1 2 होगा, मैक्सिमम 6 + 6 12 हो जाएगा। अब 2 से 12 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 11 भी होता है, यानी 5 हो गए। अब सम 2 1 1 एक तरीके है, सम जो है 3 2 तरीके से, 1 + 2 3 हो गया, फिर सम 5 5 यहाँ पर 1 2 3 4 4 तरीके से सब 5 आएगा। तो 3 और 4 4 3 7 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद फिर सम 7 7 6 तरीके आएगा, ठीक है। तो 7 6 13, और सम 11 2 तरीके से 15। तो 15 डिवाइडेड बाई 36, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब हम 2 डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस 6 इंटू 36 होता है। तो 15 डिवाइडेड बाई 36 को 3 से काटेंगे तो 5/12, दिस विल बी द आंसर। देखिए ये चीज़ अभी आपको शायद नहीं समझ में आई होगी, हम अभी समझाते हैं, ठीक है जी। या तो केस बनाएंगे या तो आपको याद रखेंगे। यहाँ अगर 2 डाई को थ्रो करते हैं तो 6 स्क्वायर, यहाँ पर सैंपल स्पेस इक्वल टू, यहाँ 6 स्क्वायर 36, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सम में 2 से 12 तक जाता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और ये नंबर ऑफ वेज, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग दिस सम। ये जो सम है कितने तरीके से हम है। अब इसको बड़े हो गए, इसको 1 तरीके से 2 3 4 5 6 ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर 6 के बाद फिर सीधा 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अब सम हमको क्या करना है, ये वाला केस करना है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर है। यही मैंने कैलकुलेट कर लिया। हमको पता है 2 से 12 तक इधर से 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा मैक्सिमम, 7 के करेस्पॉन्डिंग, और फिर इसी को उल्टा कर दो, 5 4 3 2 1 सिमेट्रिक होता है यहाँ से यहाँ तक, पढ़ा गया होगा। ये तो केस बनाओगे तो टाइम लगेगा। तो हमें मालूम है कि आपका 2 प्राइम नंबर है, 2 का 1 आया, 3 प्राइम नंबर 1 के बाद फिर 2, तो 1 + 2 3 हो गया। उसके बाद बीच में 3 4 छोड़ दो, 4 कंपोजिट हो गया, फिर 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 छोड़ दिया 4, तो 5 सम 5 जो है वो 4 तरीके से आएगा। तो 1 + 2 3, और 3 + 4 7 7 इधर हो गया, और 7 का हाइस्ट 6 होता है, 7 6 13, और 13 उधर 12 का 1, तो इधर उसके पहले 11 का 2, तो 13 2 15, 15 डिवाइडेड बाई 36, तो दिस कैन बी डन। तो ये चीज़ें आपको पता होगी। सम जो है ऊपर सम 2 से लेकर के 12 तक, ये नंबर ऑफ सम 2 एक तरीके से आ सकता है, सम 3 2 तरीके से, सम 4 3 तरीके से, ये आप केस बना कर सकते हो, है ना। तो ये हमको पता है मन में कि ये सीरियल पता है, 1 से 6 तक 6 60 करेस्पॉन्ड करेगा, मिडिल का होता है, और फिर वही सिमेट्रिक हो जाएगा 5 4 3 2 1। तो हमको पता है कि यहाँ पर सम 2 एक तरीके से, सम 3 2 तरीके से, फिर 3 के बाद 4 नहीं आ रहा, 5 आ रहा, तो 1 छोड़ दिए, 1 2 3 छोड़ दिया, फिर 4, तो 4 हो गया। 7 वाला हाइस्ट होता है, उधर 12 के पहले 11, 12 वाला 1, तो इसके पहले 2 सिमेट्रिक होता है, 1 2 3 4। तो ये मन में कर सकते हो अगर आपको सब आइडिया होगा तो। सैंपल स्पेस पता है, डाई थ्रो करोगे 2 डाई को 6 6 36, तो सम जो है प्राइम आवे, तो सम प्राइम आपको यहाँ पर 2 प्राइम नंबर होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है इस सम में, क्योंकि सम विल वेरी फ्रॉम 2 to 12, तो सम प्राइम आवे तो ये आवे सम। तो इतने पांचों केस जोड़ दिया मन में, जोड़ करके टोटल 36 से डिवाइड कर दिया सैंपल स्पेस से, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
ABC आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द थ्री वर्टिसेस ABC रेस्पेक्टिवली, है ना, ऑफ ए ट्रायंगल। तो देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अरे तो फार्मूला है हाफ इंटू बी क्रॉस सी इंटू सी क्रॉस सी, ये तो सीधा आपको फार्मूले पूछ दिया। देखिए अगर कोई ट्रायंगल ABC पढ़ा गया होगा, ABC अगर ये पोजीशन वेक्टर हो गए, पोजीशन वेक्टर हो गए, तो इसका हम लोग अगर यहाँ पर BC वेक्टर बना लेते हैं तो BC वेक्टर मतलब C माइनस B वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और इधर आपका BA कर देते हैं, BA माइनस B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट करके और उसका मॉड लेंगे, मॉड ले के बाद अगर ये मॉड नहीं लेते हैं तो ये साइड तो पैरेललोग्राम कहा जाता है, फिर उसका आधा करते हैं, आधा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का ये डायगोनल होगा, डायगोनल इसको हाफ एरिया में डिवाइड करेगा। तो ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, तो कोई दो साइड का हम क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बना के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका आधा करेंगे, आधा नहीं करेंगे तो पूरा पैरेललोग्राम का आ जाएगा, और पैरेललोग्राम में ये डायगोनल उसका दो पार्ट में डिवाइड कर दे इक्वली, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। तो हाफ ऑफ द मॉड ऑफ दिस, जब इसका करते हो तो यही आता है, A क्रॉस B, B क्रॉस C करके देखिएगा, C क्रॉस A, देन C क्रॉस माइनस B, देन माइनस B क्रॉस A, और देन B क्रॉस B तो जीरो हो जाएगा, और जब इंटरचेंज करोगे A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, तो ये आता है। तो सीधा सीधा फार्मूला है, आप करके देखिएगा वही आ जाएगा। अगर पढ़े होगे नहीं पढ़े होगे तो फिर भगवान मालिक, फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Sum of the focal distance of any point on the ellipse with eccentricity is this। अरे भैया सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट, एलिप्स पे कोई पॉइंट से फोकल डिस्टेंसेस का सम SP प्लस S डैश P इक्वल टू 2a होता है, इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a इज दिस। ये आप पढ़ोगे तो डेफिनेशन हो गई एलिप्स की, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो बना लेते हैं इसे। यहाँ पर ऐसे पढ़ोगे एलिप्स का, अगर x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये फोकस S है, ये S डैश है, P कोई वेरिएबल पॉइंट लिया, तो ये और प्लस ये दूरी का दैट इज SP और प्लस S डैश P इज इक्वल टू हमेशा 2a होता है, ये तो डेफिनेशन है। लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज फाउंड टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो सच ए लोकस इज कॉल्ड इलिप्स, द फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड फोकी ऑफ द इलिप्स, एंड द कांस्टेंट जो आई वैल्यू वो कांस्टेंट इक्वल टू लेंथ ऑफ सेमी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस A डैश, तो मेजर एक्सिस 2 एक बराबर होता है, दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स। तो कुछ नहीं, इलिप्स की डेफिनेशन है क्या, नहीं कहीं पॉइंट मूव कराओगे तो ये दूरी प्लस ये दूरी 2a होगी, ये दूरी प्लस ये दूरी 2a होगी, है ना, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकस इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और इसका मेजर एक्सिस 2a होता है। इलिप्स का एक भी क्लास की होगे तो पहले क्लास में सब बताई जाती चीजें, और नहीं पढ़े होगे तो फिर जान नहीं रहोगे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए इफ sin x प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर प्लस cos टू द पावर 4x इज इक्वल टू, अब इसको इधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, तो sin x इक्वल टू cos स्क्वायर, sin x इक्वल टू cos स्क्वायर x आ गया साफ साफ। अब इसमें डालोगे तो sin x, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, तो फिर साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 1 इज दिस इज द आंसर। कितना आसान है, देखो दो वर्बल है। इससे ये क्या बता रहा है, ये आपका साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर x, और इसका यूज कर लेंगे, यहाँ पर साइन x हो जाएगा, और यहाँ पर फिर साइन स्क्वायर x हो जाएगा, तो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 4 तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर खुद दिया हुआ है इक्वल टू 1, ये खुद दिया हुआ है, फिर वही बदल गया, तो दैट इज 1 इज द आंसर। तो ये चीजें हैं जो मन में कर सकते हो, मैं नहीं समझता हूँ कि आपको इन सब चीज़ों में जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब आपको देख रहा हूँ वर्बल बना। अगर आपको एक बेसिक नॉलेज है, बहुत हाई फाई भी नॉलेज नहीं, एक एवरेज लेवल का नॉलेज है, तो भी आप सारे क्वेश्चन को वर्बली आप कर पा रहे हो जो हम मैं आप बता रहे हैं। लेकिन ये भी है कि सारे क्वेश्चन वर्बली नहीं भी होते हैं, तो हम सबका तो क्लेम नहीं कर सकते हैं, 40 to 50% होते ही होते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप यू आर लैकिंग इन योर प्रिपरेशन, आप उस हिसाब से सोचो और उस हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। बाकी स्क्रॉल बार में नीचे आपका मेरा नंबर चल रहा होगा, किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए, ठीक है, आप मेरा हेल्प ले सकते हो। और मेरा यूट्यूब चैनल है मिस्टर इंस्टीट्यूट 1, उसमें जा करके जितनी सारी ट्रिक्स टेक्निक्स मैं डाला हूँ एक बार पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली का डेली मैं जो है ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट डालें जो बताते हैं ना, इससे भी आसान चीज़, इससे बस पढ़ो बढ़ा दो, ठीक है, वर्बल, तो उससे बहुत आपका फायदा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आते हैं उस ट्रिक्स टेक्निक पर, तो ठीक है, उनको सीखोगे तो मैं समझता हूँ कि
जितना भी डाल रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको मजा आएगा। आप पछताओगे कि पहले क्यों हम जाने नहीं, पहले क्यों ये चीज पढ़े नहीं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। आप एक बार यूट्यूब चैनल में जा करके सब्सक्राइब करके वो एक बार पूरा मेरा ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट सारा देखिएगा, अन्य और फिर क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा काफी कुछ मैच कर जाएगा। और उसमें तो अभी जब मैं 1-1.5 महीना पहले से शुरू किया हूँ, तो अभी तो मैं डेली के डेली डालता ही रहूंगा, तो देखिएगा कितना मजा आएगा और उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करिएगा। और औरों को भी फायदा पहुंचाने के लिए आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेट अदर्स टू आल्सो बी बेनिफिटेड, तभी तो हमको और भी हौसला बढ़ेगा, हम और भी जैसे डालते रहेंगे, आपका फायदा करते रहेंगे और आप अपना सफलता की ओर बढ़ते रहिएगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं मिलते हो अगले वीडियो में, अगले PYQ में भी आपको फिर बताऊंगा कैसे। जब आप हमको बताते रहेंगे सारे PYQ में कि इस साल का निमसेट, इस साल निमसेट या कोई भी एग्जाम होगा CUET की वर्बल बना करके जब खुद दिखाएंगे, तब आपको विश्वास होगा। कैसे आप सोचोगे अरे सर तो बोलते रहते हैं, ठीक है, सर को कुछ ज्यादा नॉलेज होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन देने के लिए जितना हमको नॉलेज आता है उतना आपको भी आता होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर, वो अलग बात है कि हमको ओवरऑल ज्यादा आता होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जितना नॉलेज चाहिए उतना हमारा आपको बराबर आता है। तो जब मैं दे सकता हूं तो आप भी दे सकते हो, बट केवल सोचने का नजरिया बदलना है और नॉलेज तो चाहिए, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इसको देखते रहिएगा और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।